इसका गांव पंजाब के एक दूर दराज इलाके में था, जहां हर तरफ हरे भरे खेत, ऊंचे लंबे दरख्त और मिट्टी से बने घर थे। गुलाम रसूल का गुजारा ज्यादातर बैलगाड़ी पर होता था। वो रोजाना सुबह अपने बैलों को तैयार करता, गाड़ी पर गांव के लोगों का सामान लादता और शहर की तरफ चल पड़ता। कभी अनाज बेचने ले जाता, कभी किसी की चीजें पहुंचाने का काम करता और कभी ईंटें, लकड़ियां आदि कर अशिया लाद कर शहर पहुंचाता। मजदूरी इसकी किस्मत में लिखी गई थी और वो हर हाल में राजी था। गुलाम रसूल का घर गांव के दूसरे किनारे पर था। वो एक छोटा सा कच्चा घर था, जिसकी दीवारें मिट्टी और गारा मिलाकर बनाई गई थी। छत पर सरकंडे और लकड़ी के गड्ढे रखे थे। इसके घर में एक बूढ़ी माँ, एक बीवी और 2 छोटे बच्चे रहते थे। माँ की बीनाई कमजोर हो चुकी थी, मगर दिल की आंखों से हर बात समझ लेती थी। बीवी सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती और बच्चे गिल्ली में धूल मिट्टी में खेलते रहते। गुलाम रसूल की जिंदगी एक ही डगर पर चल रही थी, सुबह सवेरे शहर जाना, दिन भर मशक्कत करना और रात को थका हारा गांव वापस आना। मगर गांव का वो रास्ता जो खेतों के बीचों बीच जाता था, दिन में आम सा लगता, मगर रात के वक्त जैसे सांप की तरह पुकारता। वो रास्ता जो सुनसान तो न था, मगर खौफनाक था। ये रास्ता गांव और शहर को जोड़ने वाली वाहिद कच्ची सड़क थी। दोनों तरफ सरसब्ज खेत थे, जिनमें गंदुम के कदावर पौधे हल्की हवा के साथ सरसराते थे। कभी कभार खेतों में खड़े दरख्त हवा के झोंकों से ऐसे हिलते जैसे किसी के साए वहां आ जा रहे। दिन में तो किसान उन खेतों में काम करते नजर आते, मगर रात के वक्त हर चीज पर कि ये रास्ता पहले कभी किसी शाही काफिले का बहाव हुआ करता था और हुआ की सनसनाती आवाजों में जाने कौन सी सरगोशियां शामिल हो जाती। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये रास्ता पहले कभी किसी शाही काफिले का बहाव हुआ करता था। पुरानी कहानियां सुनने वाले दावा करते कि यहाँ किसी वक्त कोई खौफनाक आसिफ रहा करता था, जो रात के वक्त राहगीरों को बहकाता, उनके पीछे चलता, कभी कभी किसी मुसाफिर को गुम कर देता। मगर गुलाम रसूल को उन बातों पर ज्यादा यकीन न था। वो हमेशा कहता, भाई जो दिन में रास्ता सीधा है, वो रात में टेढ़ा कैसे हो सकता है। मगर ये बात कहने की हद तक थी। वो रात जब सब बदल गया, गुलाम रसूल को इस दिन मजदूरी में देर हो गई थी। गाहक ने सामान लादने के बाद कुछ और बोझ डाल दिया था, जिसमें वक्त ज्यादा लग गया। वो जल्दी जल्दी वापसी की तैयारी कर रहा था, मगर सूरज कब का डूब चुका था। वो अपनी बैल गाड़ी पर बैठा और बैलों को हाँकता हुआ वापस चल पड़ा। रात गहरी थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे और रास्ता हमेशा की तरह वीरान था। अभी वो रास्ते के बीच में ही था कि अचानक इसे आगे एक साया सा दिखाई दिया। वो एक लड़की थी, लंबे सिया बाल, सफेद लिबास और बेहद खूबसूरत चेहरा। गुलाम रसूल ने आंखें मिले, दिल को समझाया कि शायद नजर का धोखा हो, मगर नहीं। वो लड़की हकीकत में खड़ी थी। रात के इस बहर गंदुम के खेतों के बीच एक जवान लड़की तनहा क्या कर रही थी। बैलगाड़ी चरचराती हुई रुकी। बैलों ने बेचैनी से जमीन पर अगले पांव मारे, जैसे कुछ गैर मामूली महसूस कर रहे हो। गुलाम रसूल ने कांपते हाथों से लालटेन की रोशनी जरा आगे की, मगर वो लड़की साकित खड़ी रही। ओ बहन, तो कौन है? रात के इस बहर यहाँ क्या कर रही है? कोई जवाब ना आया। वो लड़की बस खामोश खड़ी रही। इसका चेहरा सपाट था और नजरें सीधे गुलाम रसूल पर जमी हुई थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे जलती हुई अंगारे। गुलाम रसूल की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। बैल बेचैन होने लगे, उनके नथने फड़फड़ाने लगे। ओ बीबी, चुप क्यों है? तेरे घर वाले कहाँ हैं? अब की बार वो जरा सख्त लहजे में बोला, मगर जवाब अब भी ना आया। रात के इस बहर खेतों के दरमियान एक खूबसूरत मगर पुरस्कार लड़की, जो ना बोले ना हिले। ये मंजर गुलाम रसूल की हिम्मत को डगमगाने लगा। इसने दिल में सोचा कि शायद ये कोई मुसाफिर है, शायद किसी मुसीबत में हो। मगर फिर ख्याल आया, अगर वाकई इसे मदद चाहिए थी तो ये बोल क्यों नहीं रही। कुछ लम्हे गुजरे और गुलाम रसूल ने महसूस किया कि हुआ की सरसराहट बढ़ रही है। खेतों में हलचल सी होने लगी थी, दरख्तों की टहनियां साई साई कर रही थी, जैसे कोई उनके दरमियान से गुजर रहा हो। बैल अब भी बेचैन खड़े थे। गुलाम रसूल को लगा कि यह मामला कुछ और है। खौफ की एक सर्द लहर उसके बदन में दौड़ गई। इसने बेख्तियार बैलों को चाबुक मारी और वापसी का इरादा किया। जैसे ही वो गाड़ी मोड़ने लगा, दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया। वही लड़की अब उसके सामने खड़ी थी, मगर कैसे? वो तो अभी पीछे थी और गुलाम रसूल ने तो गाड़ी मोड़ी भी नहीं थी, मगर वो अब उसके रास्ते में फिर आ चुकी थी, वैसे ही सपाट चेहरे के साथ। गुलाम रसूल के हाथ से चाबुक गिर गया। इसका दिल धक धक करने लगा, माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। इसने कांपती आवाज में कहा, वो तो कौन है? लड़की ने कोई जवाब ना दिया, मगर अब वो आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराने लगी। वो मुस्कुराहट जो इंसानी ना थी, जो किसी चीज की ना थी, जो किसी आसिफ की थी। रात के साए गहरे होते जा रहे थे। आसमान पर कहीं कहीं बादल के पीछे चांद झांक रहा था, मगर उसकी रोशनी भी इस सुनसान रास्ते पर मौजूद खूब अंधेरे को चीरने में नाकाम हो रही थी। गुलाम रसूल का दिल किसी अनजाने खौफ से कांप रहा था। बैलगाड़ी की चरचराहट और बैलों की बेचैनी ने माहौल को और भी वहशतनाक बना दिया था। वो लड़की अब भी वैसे ही खड़ी थी, मगर उसके होंठों पर फैली मुस्कुराहट ऐसी थी कि गुलाम रसूल का कलेजा दहल गया। वो आम मुस्कुराहट ना थी, ऐसी बेजान, ऐसी खाली, जैसे कोई जिंदा इंसान नहीं, बल्कि किसी और ही दुनिया की मखलूक हो। बीबी, तो कौन है? गुलाम रसूल के गिले से बमुश्किल आवाज निकली। वो लड़की फिर भी कुछ ना बोली, बस इसकी आंखें जैसे चमकने लगे। ये चमक आम आंखों की ना थी, बल्कि किसी गहरे कुनबे जैसी, जिसमें झांकने से इंसान
खुद ही खींचता चला जाए। गुलाम रसूल ने अब की बार बैलों को तेज चाबुक मारा। बैल बिदक कर आगे बढ़ने लगे और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी वही लड़की फिर से आगे खड़ी थी। अल्लाह खैर, गुलाम रसूल के मुंह से बेसाख्ता निकला। यह कैसे मुमकिन था? अभी तो वो पीछे रह गई थी, फिर अगले ही लम्हे आगे कैसे आ गई? अब के बार गुलाम रसूल ने महसूस किया कि हुआ थम चुकी थी। गंदुम के खेत जो लम्हा भर पहले हुआ में सरसराते महसूस हो रहे थे, अब किसी मुजस्सम दीवार की तरह साकित थे। परिंदों की चहचहाहट बंद हो चुकी थी, कहीं कोई आहट तक न थी, जैसे पूरी कायनात दम साध कर इस बिल को देख रही हो। बैल अब जोर जोर से हनाने लगे, उनके बदन पर जैसे खौफ तारी हो गया हो। गुलाम रसूल ने एक बार फिर गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, मगर इस बार वो खुद हैरान रह गया। रास्ता ही बदल चुका था। वही कच्चा रास्ता जो गांव की तरफ जाता था अब गायब हो चुका था। इसकी जगह एक सुनसान वीरान पगडंडी थी जो खूब अंधेरे में कहीं दूर जा रही थी। गुलाम रसूल का सांस जैसे रुक गया। वो बार बार अपनी आंखें मिलता, इर्द गिर्द देखता, मगर जो कुछ वो देख रहा था वो नाकाबिल यकीन था। अल्लाह, मैं कहां आ गया हूं? इसने कांपते हुए खुद से कहा। मगर यह सब कुछ हकीकत था, एक भयानक हकीकत। अब की बार वो लड़की जो अब तक साकित खड़ी थी आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। इसके कदम गुलाम रसूल की तरफ बढ़ रहे थे, मगर जमीन पर कोई आहट ना थी, कोई चाप ना थी, जैसे वो चल नहीं रही बल्कि हवा में तीर रही हो। गुलाम रसूल के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें चमकने लगे, इसके बदन में खून जैसे जमने लगा। हिट जा मेरे रास्ते से, इसने हकलाते हुए कहा, मगर जवाब में खामोशी रही। लड़की करीब आ रही थी, इसका चेहरा अब वाज़ेह होने लगा था, और जो गुलाम रसूल ने देखा इसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो लड़की तो आम इंसानों की तरह नहीं थी, इसके चेहरे पर जैसे गोश्त ही ना था। आंखों के हल्के अंदर धंसे हुए और चेहरे पर एक जर्द वहशतनाक सी रंगत थी, जैसे वो सदियों से यहाँ भटक रही हो, जैसे वो जिंदा ना हो बल्कि किसी और जहान की मखलूक हो। गुलाम रसूल के मुंह से बेसाख्ता चीख निकली, बचाओ, अल्लाह, आ रसूल अल्लाह। मगर हैरत की बात यह थी कि इसकी चीख जैसे किसी दीवार से टकरा कर वापस पलट गई। आवाज हवा में तहलील हो गई, जैसे इस रास्ते पर आवाजें कैद हो जाती। लड़की अब महज चंद कदम के फासले पर थी। गुलाम रसूल ने एक आखिरी कोशिश की। इसने जल्दी से बैलगाड़ी को मोड़ने की कोशिश की, मगर बैल जैसे जमीन में धंस चुके थे। वो बिदक रहे थे, मगर उनके कदम हिलने का नाम नहीं ले रहे थे, जैसे कोई नादीदा ताकत उन्हें रुके हुए हो। लड़की अब और करीब थी, और जैसे ही गुलाम रसूल ने इसकी आंखों में झांका, इसे ऐसा लगा जैसे वो एक बेहद गहरे और तारीक कुएं में गिर रहा हो। बचाओ, ये आखिरी लफ्ज था जो गुलाम रसूल के होठों से निकला, और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। रात की तारीकी में कुछ लम्हों के लिए हर शय थम गई। बैल साकित हो गए, खेतों की सरसराहट रुक गई, और गुलाम रसूल की सांसें जैसे इसके गिले में अटक गई। इसके कानों में एक अजीब सी सरगोशी गूंजने लगी, जैसे कोई दूर कहीं से इसे बुला रहा हो। गुलाम रसूल, गुलाम रसूल। ये आवाज सरगोशी जैसी थी, मगर इतनी गूंजदार कि इसका दिमाग झुंझुना उठा। इसके पैरों में जैसे जान ना रही, वो बेख्तियार जमीन पर गिरा। इसके हाथों की उंगलियां मिट्टी में धंसती चली गई। वो हाँफते हुए उठने की कोशिश करने लगा, मगर अचानक क्या हुआ गुलाम रसूल? ये आवाज अचानक इसके करीब से आई। गुलाम रसूल ने चौंक कर सर उठाया, और जो मंजर इसने देखा इसके रोंगटे खड़े हो गए। वही लड़की अब इसके ऐन सामने झुकी हुई थी। अब वो पहले से ज्यादा करीब थी, इतने करीब कि गुलाम रसूल को इसके चेहरे की तमाम वहशत वाज़ेह नजर आ रही थी। इसकी आंखें इतनी गहरी और सियाह थी कि लगता था जैसे इनमें झांकने वाला सीधा किसी अंधेरी खाई में गिर जाएगा। वो अब भी मुस्कुरा रही थी, मगर ये आम मुस्कुराहट ना थी। ये वो मुस्कुराहट थी जिसमें धमकी थी, मौत की वो थी, जैसे किसी बहुत पुराने मुर्दे की मुस्कुराहट हो। छोड़ दे मुझे, गुलाम रसूल के मुंह से बमुश्किल निकला, मगर लड़की ने कोई जवाब ना दिया। तो कौन है? इसने फिर हकलाते हुए पूछा। इस बार लड़की के होंठ हिलने लगे। इसके होंठों से एक सरगोशी निकली जो गुलाम रसूल के कानों में किसी जहरीले सांप की फुंकार की तरह गूंजी। मैं वो हूं जो रास्ते का हिस्सा बन जाती है, जो हर मुसाफिर के साथ चलती है, जो वह नहीं हकीकत है। गुलाम रसूल का दिमाग सुन होने लगा। वो लड़की अब और करीब आ रही थी। इसका लंबा काला आंचल हुआ में हिलने के बजाय साकित था, जैसे किसी पत्थर पर लटका हो। ये रास्ता तेरा नहीं है, ये रास्ता मेरा है, लड़की ने एक सरगोशी में कहा। के बजाय साकित था, जैसे किसी पत्थर पर लटका हो। ये रास्ता तेरा नहीं है, ये रास्ता मेरा है, लड़की ने एक सरगोशी में कहा। मगर वो सरगोशी अब बहुत ज्यादा तेज और गूंजदार होने लगी थी, यहां तक कि गुलाम रसूल के कानों के पर्दे फटने लगे। बैल अब जोर जोर से हनाने लगे। उनकी आंखें खौफ से बाहर निकलने को थी। अचानक उन्होंने जोरदार झटका दिया और बैल गाड़ी को खींच कर दौड़ने लगे। गुलाम रसूल ने उठने की कोशिश की, मगर उसके जिस्म में जान ही ना रही थी। बैल गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी, मगर गुलाम रसूल वहीं अकेला रह गया था। अब वो मुकम्मल तौर पर इस लड़की के सामने था। अचानक जमीन हिलने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ इस पर पड़ा हो। गुलाम रसूल ने खौफजदा होकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके पैरों के नीचे की मिट्टी नरम होने लगी, जैसे वो किसी दलदल में खड़ा हो। ये रास्ता मेरा है, और जो इस पर चलता है वो कभी वापस नहीं जा सकता। लड़की की आवाज अब एक भयानक कहकहे में बदल गई। गुलाम रसूल चीखने लगा, मदद के लिए पुकारने लगा, मगर उसकी आवाज जैसे कहीं गायब हो गई। अचानक इसके पैरों तले जमीन खिलने लगी। वो धंसता जा रहा था, जैसे किसी गार में गिर रहा हो, जैसे कोई इसे खींच रहा हो।
اس کے ہاتھوں کی انگلیاں مٹی کھودنے لگے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ رات پھر سے معمول کے مطابق چلنے لگی۔ ہوا نے کھیتوں کو ہلانا شروع کر دیا، درختوں کی ٹہنیاں جھولنے لگے، بیلوں کی آوازیں بھی مدھم ہونے لگی، مگر غلام رسول وہ کہیں نہیں تھا۔ اگلے دن جب سورج نکلا تو گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے۔ غلام رسول کی بیل گاڑی خود ہی گاؤں واپس آ گئی تھی، مگر وہ خود اس میں نہیں تھا۔ لوگوں نے اس راستے پر جا کر تلاش کیا مگر وہاں کچھ بھی نہ ملا۔ وہ راستہ بھی بالکل عام لگ رہا تھا، جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر کچھ پرانے لوگ جانتے تھے وہ راستہ جو دن میں عام لگتا تھا، رات کے وقت وہ زندہ ہو جاتا تھا، اور جو اس پر چلتا تھا وہ کبھی واپس نہیں آتا تھا۔